स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुज आश्रम आईएएस। आज हम लोग एनवायरनमेंट का आखिरी कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं वो मेंटोरशिप वाले ख़त्म कर देंगे और फिर इसके आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ खास तौर पर ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसको समाप्त करेंगे। ओके, तो कल के लेक्चर से आज भी बरकरार, लेट अस बिगिन। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बेसिकली एक एनजीओ है, स्विट्जरलैंड से। ओके, वहाँ की जो आई थिंक जो राजधानी है बर्न, ठीक है, वहीं की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसको प्रमोट करती है, इस एनजीओ को। खैर कुछ भी हो, ज़रा देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इट इज एन इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंक टैंक बेस्ड इन कोलोनी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड देश के जिनेवा शहर का ये क्या है, एक एनजीओ है। It was founded on 24th January 1971 by German engineer Klaus Schwab. The foundation's stated mission is improving the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of the society to shape global, regional and industry agendas. The foundation is mostly funded by its 1000 member MNCs. The World Economic Forum is mostly known for its annual meeting at the end of January in Davos. Davos क्या है? Davos एल्प्स पहाड़ियाँ जो हैं उनसे सराउंडेड एक खूबसूरत हिल स्टेशन है डावोस। वहाँ पर सालाना जनवरी के एंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीनेशनल कंपनीज, बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग होती है जिसे कहते हैं डावोस समिट इन द एल्प्स रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। द मीटिंग बिगिंस टुगेदर some 3000 members and selected participants among whom are investors, business leaders, political leaders, economists, celebrities and journalists for up to 5 days to discuss global issues across 500 sessions. Aside from Davos, the organization convenes regional conferences. It produces a series of reports, engages its members in sector specific initiatives and provides a platform for leaders from selected stakeholder groups to collaborate on projects and initiatives. ठीक है, देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, इसको पहले क्या कहा जाता था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। ओके, ये है क्लॉज श्वाब, ये हैं। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम का स्विट्जरलैंड वाला एनजीओ ये सब प्रमोट करता है। ओके, देखते हैं ज़रा। तो इसका इसी ने निकाला है ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स। ठीक है, ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स, और इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी आई थिंक इसी का ही है, एनर्जी
ट्रांजिशन इंडेक्स देखते हैं ये किसका है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी इन्हीं का ही है। देखते हैं दोनों का दोनों देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है ये। खैर, नहीं ओपन हो रहा है ये। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए, इंडिया रैंक्स 67th ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ओवर 10% point improvement in the score. According to World Economic Forum's 2023 report, India and Singapore only major economies showing transition momentum by advancing sustainability, energy security and equity in a balanced way. Okay? तो ये देखिए, हाँ, तो इंडिया इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 20 पायदान जंप किया है और अभी हाल फिलहाल में 2023 में, कभी का है ये, जून 2023 बराबर, तो इसमें 67th पोजीशन में आ चुका है अमंग द 120 कंट्रीज सर्वेड फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ETI benchmarks the countries on the performance of their energy systems and also their readiness to secure sustainable energy systems. In 2021, India was at the 87th position among 115 countries. Okay? India and Singapore are the only major economies showing transition momentum by advancing sustainability, energy security and equity in a balanced way, according to the report titled Fostering Effective Energy Transition 2023. Along with China and Indonesia, India is among the 55 countries that have improved their ETI score by more than 10 percentage points over a decade. Okay? स्वीडन ने इसको टॉप किया है along with डेनमार्क एंड नॉर्वे, और ये हमेशा की तरह हर पैरामीटर्स में ऊपर ही रहते हैं। इन इट्स रिपोर्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेड दैट while there have been broad progress, there has been broad progress on clean sustainable energy, there are emerging challenges to the equity of transition due to countries shifting their focus to energy security, और इसी से ही पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स भी मीट हो पाएंगे। The Paris Agreement, signed in 2015 to beat climate change, aims to keep global temperatures rise below 2 degrees Celsius by the end of this century and further limit the increase to 1.5 degrees only. ठीक है, तो ये है, इसके आगे और क्या, खैर ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये भी लॉन्च किया है, क्या, ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स 2023। इसमें कंट्रीज की प्रोग्रेस रैंक होती है ऑन डेवलपिंग अ सस्टेनेबल लो कार्बन फ्यूचर। उरुग्वे, इंडोनेशिया एंड अर्जेंटीना हैव क्लाइम्ड द रैंकिंग्स सिग्निफिकेंटली सिंस 2022 thanks to sustainable policy action. The World Economic Forum mobilizing investments for clean energy in emerging economies initiative is helping unlock clean energy investment opportunities. Okay, आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में 76 nations and territories on their progress and commitment to building a low carbon future. Okay, तो इसमें
कितने पिलर्स हैं? 5 पिलर: कार्बन एमिशंस, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन सोसाइटी, क्लीन इनोवेशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी. These scores are then aggregated to determine each nation's ranking. Again, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ये हमेशा ऊपर ही रहते हैं. देखते हैं इंडिया का रैंक क्या है. खैर देखते हैं इंडिया का रैंक किधर है. तो इंडिया का रैंक स्लिप हुआ है इन द ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स 2023. ओके, 50 रैंक पे हमें पायदान मिला है. देखते हैं जरा. ठीक है, तो 76 कंट्रीज को इसमें सर्वे किया गया था. इंडिया फीचर्स अमंग क्लाइमेट लैगार्ड्स. लैगार्ड्स का मतलब क्या? जो लोग पीछे रह गए, छूट गए, लैगिंग बिहाइंड, विद द रैंक ऑफ 750 डाउन फ्रॉम 42 लास्ट ईयर. तो 2022 में हमारा रैंक था 42 जो कि अब 50 हो चुका है. इन द रिसेंटली लॉन्च ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स कंट्री रैंकिंग्स 2023, climate laggards comprises a group of 20 countries that are making slow and uneven progress or commitment towards building a green future. While Iceland, Finland, Norway are the toppers, Zambia, Algeria and Iran are at the bottom of the 76 countries featured. इसको किसने प्रोड्यूस किया है? MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका का नंबर 1 इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट है. इसी के ही बेस पे हमारे देश में IIT बनाया गया था. इनसाइट्स इन एसोसिएशन विद कैंड्रिल, इंटेल एंड आईरेस सिरामिका ग्रुप. द ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स is a third annual comparative ranking of 76 nations and territories in their progress. तो यहाँ पर ये देखकर समझ में आता है कि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शायद से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आप लोग भी ज़रा इसको और डेप्थ में चेक करना. वो साइट में तो देके रखा हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, लेकिन ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है. तो होगा शायद से. ओके. Green leaders reveal more consistency than progress, but all but 3 countries in the top ranks for 2023 are green leaders, which are in the same cohort for 2022. तो cohort का मतलब क्या है? सेक्शन. ठीक है, कंडीशन. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इंप्रूवमेंट किया है. ये सब चीजें. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो इंडिया का ग्रीन फ्यूचर इंडेक्स में स्लिप हुआ है रैंक 50 तक, 42 से 50, और वो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया ने गेन किया है. ठीक है, ओके, हो गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है रीटैप इनिशिएटिव. रीटैप इनिशिएटिव तो ये देखिए, इंडिया एंड यूएस जॉइन फोर्सेस. जॉइन फोर्सेस करना मतलब क्या? अपनी ताकतें झोंक देना साथ में मिलकर. इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक एंड एडवांसमेंट विद रीटैप लॉन्च. रीटैप्स इनिशियल फोकस विल रिवॉल्व अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस. ओके, आगे बढ़ते हैं. हाँ, India and the United States have taken a bold step towards fostering renewable energy technology. Fostering renewable energy technology innovation by launching the Renewable Energy
Technology Action Platform (RETAP) under the umbrella of the Strategic Clean Energy Partnership. ठीक है? The significant initiative was established following a meeting between Ministry of New and Renewable Energy and the US Department of Energy on August 29. It is designed to elevate bilateral collaboration in the renewable energy sector with a focus on technology-driven, time-bound results. RETAP's initial focus will revolve around the development of green and clean hydrogen, wind energy and long duration energy storage solutions. However, the platform will also explore opportunities in geothermal energy, ocean tidal energy and other mutually identified emerging technologies. Okay? The work plan for RETAP will be guided by 5 pivotal themes. Pivotal मतलब क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण, dramatic, including research and development, piloting and testing of innovative technologies, investment and incubation, advanced training and skill development, as well as policy frameworks for advanced renewable energy technology and enabling technologies. The core objective is to enhance collaboration and knowledge sharing between India and the US. This will be achieved through the establishment of a RETAP steering committee and the formation of joint working groups to explore, develop and implement innovative renewable energy technologies. This initiative not only marks a significant stride towards achieving sustainable and clean energy objectives, but also highlights the commitment of India and the US to combat climate change through meaningful technological advancements in the renewable energy sector. Okay, आगे बढ़ते हैं. ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने किसके साथ साइन किया है? अमेरिका के साथ. ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड. ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड ये देखिए, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड was established in response to decisions from the Convention on Biological Diversity COP15. The Global Biodiversity Framework Fund will scale up financing for the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. देखते हैं जरा, ये कुनमिंग-मॉन्ट्रियल क्या है ये? तो ये देखिए, ये कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एडॉप्ट हुआ था ड्यूरिंग द 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 following a 4-year consultation and negotiation process. The historic framework, which supports the achievement of the Sustainable Development Goals and builds on the Convention's previous strategic plans, sets out an ambitious pathway to reach the global vision of a world living with harmony with nature in 2050. Among the framework's key elements are 4 goals for 2050 and 23 targets for 2030.
The implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework will be guided and supported through a comprehensive package of decisions also adopted at COP15. This package includes a monitoring framework for the Global Biodiversity Facility, an enhanced mechanism for planning, monitoring, reporting and reviewing implementation, the necessary financial resources for implementation, strategic frameworks for capacity development and technical and scientific cooperation. Okay? तो ये है ग्लोबल कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये कॉप 15 में लिया गया था कि हम लोग ये फंड वगैरह सब स्टार्ट करेंगे. देखते हैं जरा आगे. द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड एम्स टू हेल्प कंट्रीज टू अचीव द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गोल्स एंड टारगेट्स with a strategic focus on strengthening national level biodiversity management, planning, policy, governance and finance approaches. Okay, this fund was ratified by 186 countries and launched at the 7th GEF Assembly in Vancouver, Canada, August 2023. The decisions of the first GBFF Council meeting, which took place on 8th and 9th February 2024 in Washington DC, enabled the start of the program under the Biodiversity Fund. Eligible countries have been invited to participate in the first GBFF programming tranche. Tranche मतलब क्या? Part, which is making $211 available for programming. This amount corresponds to all confirmed pledges at the time of the first council, which includes the pledges from Canada, UK, Germany, Spain, Japan, minus the corporate budget needed that were approved by the GBFF Council. Luxembourg announced a contribution at UNEA 6 in Nairobi, Kenya. Okay, आगे बढ़ते हैं. तो यही सब चीजें लॉन्च की गई हैं. ज्यादातर ये इसकी बातें हैं. हाँ, ये भी देख लो, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है. इट इज अ फैमिली ऑफ फंड्स. नोट्स बनाते रहिए स्टूडेंट्स. सिर्फ वीडियो देखने से मतलब नहीं मिलेगा, आपको पूरा बेनिफिट चाहिए तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा. द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी is a family of funds dedicated to confronting biodiversity loss, climate change, pollution and strains on land and ocean health. Its grants, blended financing and policy support helps developing countries address their biggest environmental priorities and adhere to international environmental conventions. Over the past 3 decades, the GEF has provided more than 23 billion and mobilized 129 billion in co-financing for more than 5000 national and regional projects. बड़ी बात है. ठीक है. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023. समझ नहीं सकते हो तो क्या ही कर रहे हो. बात तो फिर क्या समझ पंजाबी तो मराठी में आपको पंजाबी का बहुत ठीक है. पंजाबी में बहुत इसीलिए बनाते हो और हम तो छोड़ बंद करवाना है बोलना.
propelling India towards its ambitious targets of 300 billion bioeconomy. These changes affect a range of sectors from domestic and international biotech and pharma corporations harness अलग अलग रिसर्च एंड इनोवेशन करने की वजह से कौन से समुदायों को उनका फायदा मिलेगा उन जड़ी बूटियों के बेचने का, खरीद फरोख्त का, ये सब डिफाइन किया गया है। अच्छी बात है। एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, द टर्म डेरिवेटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ बायो प्रोडक्ट्स derived from primary biological sources like jadi booties. However, this can be a potential area of confusion as it blurs the lines between primary resources and their subsequent forms, making it crucial for industries to understand what qualifies as a derivative. Okay? Codified traditional knowledge. The act now recognizes कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारे देश में वो TKDL है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज डेटाबेस लाइब्रेरी, जहाँ पर हमारे देश की 50,000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का सारा ज्ञान समाया हुआ है, ताकि अमेरिका और विदेशी देश वाले हमारी जड़ी बूटियों को चोरी करके हमारे खिलाफ पेटेंट ना कर दें। तो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का भी ध्यान रखा गया है। एंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ established practices for sectors like Ayush. This means that traditional practices documented in ancient texts are acknowledged and safeguarded, promoting their authentic use and preventing misappropriation. मतलब उसका गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। Plus, standardizing non-Indian entity definition. Non-Indian entity definition has been synchronized with other Indian statutes such as the Companies Act. मतलब जो भी countries, जो भी companies भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी विदेशी देश में रजिस्टर्ड हैं, तो वो नॉन इंडियन एंटिटी कहलाएंगी। नेक्स्ट, कंप्लायंस प्रोविजंस, द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज हैज बीन क्लैरिफाइड एज पर सेक्शन 6. फॉरेन एंटिटीज मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल टू सिक्योर IPR on Indian biological resources. In contrast, Indian entities need only to register with the National Biodiversity Authority. However, if these entities intend to commercialize the IPR, NBA's prior approval becomes necessary. Okay? आगे बढ़ते हैं। Powers and functions भी बढ़ा दिए गए हैं। State biodiversity boards have now been empowered by the amendments under Section 7. ये सब ज़्यादातर मेंस की बात है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लो, शायद से आपको घुमा फिरा के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है? विच मैंडेट्स, तो ये सब पता होना चाहिए। सेक्शन 7 क्या बोलता है अमेंडमेंट का, ये सेक्शन क्या बोलता है, वो सेक्शन क्या बोलता है। मैंडेट्स, अब एग्जाम में सारे सेक्शन रट्टा मारने की तो ज़रूरत नहीं है, 3-4 सेक्शन आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए जो भी नए नए एक्ट्स में आए हैं। मैंडेट्स इंडियन एंटिटीज टू पे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फीस। सेक्शन 20 concerning the transfer of research results no longer requires dual approval for transferring biological resources or associated knowledge, but maintains the prior approval
requirement for the transfer of research results. However, the powers of the NBA and SBB have been further delineated, मतलब properly demarcated. Section 23 clarifies the powers of the SBBs, especially regarding the benefit sharing fee. Section 36A, a new addition, authorizes the NBA to oversee and regulate access to biological resources from foreign countries. Exemptions, किन किन को exempt किया गया है? Section 40 में exempt किया गया है for all the commodities which are normally traded as commodities NTAC, to include derivatives of NTAC bioresources, agricultural wastes, cultivated medicinal plants, but this is limited to Indian entities only. Penalties भी रखी गई हैं under section 55. Shifting from imprisonment to increased financial penalties. Section 55A introduces the appointment of an adjudicating officer to oversee inquiries and impose penalties. This officer, along with authorities under section 55B, has the authority to conduct research, searches, seizures and collect evidence. Section 61 now permits any individual to file a complaint for potential infractions under the, infractions का मतलब क्या, उल्लंघन, under the act. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल क्या है, इससे ये सब हम लोग अचीव कर पाएंगे. ओके, डन. आगे बढ़ते हैं. माहिर एनर्जी प्रोजेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ पावर का खबर, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च launched to leverage emerging technologies in the power sector. National Mission Mahir to be funded by pooling resources of power, new and renewable energy, ministries and PSUs. Mahir to act as a catalyst for realizing net zero startup and make in India in the power sector. 7 जून 2023 की खबर. The Ministry of Power and New and Renewable Energy Ministry have jointly launched a national mission to quickly identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously at scale for deployment within India and outside India. The national mission, titled Mission on Advanced and High Impact Research (MAHIR), aims to facilitate indigenous research, development and demonstration of the latest emerging technologies in the power sector. By identifying emerging technologies and taking them to the implementation stage, the mission seeks to leverage them as the main fuel for future economic growth and thus make India a manufacturing hub of the world. An office memorandum to this effect has been issued. The mission will be funded by pooling financial resources from the Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy and CPSCs, Central Public Sector Enterprises, under the two ministries. Any additional funding will be mobilized from the government's India's budgetary sources. Planned for an initial period of 5 years from 2023-24 to 2027-28, will follow the life cycle approach of idea to product. Commenting on the launch of Mahir, New and Renewable Energy and Power Minister Shri R.K. Singh said that mission will help as a catalyst for national priorities and achieving net zero emissions. Okay, or in the last 9 years, Indian power sector has transformed into a vibrant and financially viable sector. Given that India is going to grow for more than 7% in the coming years, the electricity demand is to increase at close to 10%. In addition, India is aiming for energy transition following Prime Minister's vision of life. This requires not only massive investment but also a transformational approach driven by research and innovation. Okay, आगे बढ़ते हैं. इसमें IITs, IIMs, NITs और IISERs को भी साथ में लिया गया है. इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई साहब, ये देखिए.
to identify emerging technologies and areas of future relevance for global power sector, taking up indigenous end-to-end development of relevant technologies to provide a common platform for power sector stakeholders for collective brainstorming, synergistic technology development and device pathways for smooth transfer of technology, to support pilot projects of indigenous technologies, to leverage foreign alliances and partnerships to accelerate research and development of various technologies, and to build competencies, capabilities and access to advanced technologies through bilateral or multilateral collaborations, thereby facilitating exchange of know-how and technology transfer, to seed, nurture and scale up scientific and industrial R&D, and to create vibrant innovative ecosystem in the power sector of the country, to make our nation among the leading countries in the power system related technologies and applications development. Okay, areas identified कौन से हैं? Alternatives to lithium ion storage batteries, modifying electric cookers, pans to suit Indian cooking methods, green hydrogen for mobility, high efficiency fuel cell, carbon capture, geothermal energy, solid state refrigeration, nanotech for EV battery, indigenous CRGO technology. देखते हैं जरा indigenous CRGO technology क्या होती है. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, मतलब वही अच्छा स्टोरेज वगैरह के लिए ये सब. ठीक है, फिर एपेक्स कमेटी होगी, ये सब तब तमाम मेम्बरान होंगे, ये सब चीज़, तो ये सब चलते रहता है. खैर आगे बढ़ते हैं. रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज, रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज. बेसिक नोट्स बना लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी का ही नोट्स बनाइए, वही लिखिए, दुनिया भर का मत लिखिए. देखिए, रेड लिस्ट 2018 रियो 20+ समिट, अर्थ समिट में लाया गया था. सिंस देन न्यू एनिमल्स हैव बीन एडेड ईयरली, while previously the list contained 132 species of plants and animals. As of 2018, as of 2023 update from the IUCN red list, over 950 species of animals have been critically endangered or vulnerable. तो 950 में एनिमल्स हैं और 600 से ज़्यादा प्लांट्स हैं. कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ठीक है, मैं आपको इसमें से स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स का सब नाम दूंगा, आपको उसका ऊपर नेट पे से 2-3 लाइन आपको निकालना है कि वो कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, कि वो कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, वो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या क्या है, और उसका 1-2 लाइन में व्हाट इज द रोल ऑफ दैट स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट, इन द प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, उसके लिए स्पेशली कोई भारत सरकार ने कोई खास प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, चीता, ऐसा कुछ भी लॉन्च किया है कि नहीं, वो आप लोग देखना ज़रा. ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी के ऊपर, सबके ऊपर पंचायत मत करो. सबसे पहला लिखिए व्हाइट बेलीड हेरॉन, व्हाइट बेलीड हेरॉन. ठीक है, जहां पर भी आपको लगे वीडियो पॉज कर देना और लिख लेना व्हाइट बेलीड हेरॉन. दूसरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके, तीसरा स्पून बिल्ड सैंड पाइपर. चौथा साइबेरियन क्रेन, इंडियन वल्चर, बंगाल फ्लोरिकन, हिमालयन क्वेल, रेड हेडेड वल्चर,
sociable lapwing, वायनाड महासीर, ओशियानिक व्हाइट टिप शार्क, सैंड टाइगर शार्क, गारा अरुणाचलमी, गैंजीज शार्क, नीलगिरी मिस्टस, नडम्फा फ्लाइंग स्क्विरल, कश्मीरी स्टैग हंगुल, चाइनीज पैंगोलिन, इंडियन लेपर्ड, हॉक्सबिल सी टर्टल, इंडियन घड़ियाल, ओरिएंटल स्टोर्क, ग्रेटर एडजुटेंट, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, नारकोंडम हॉर्नबिल, गोल्डन महासीर, रेड पैंडा, चीता, हॉग डियर, ब्लू वेल, वाइल्ड वाटर बफलो, ढोल, ढोल मतलब इंडियन वाइल्ड डॉग को ढोल कहते हैं, एशियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, वेस्टर्न हुलॉक गिबन, सलीम अली फ्रूट बैट, यूरेशियन लिंक्स, लायन टेल्ड मकाक, इंडियन पैंगोलिन, हम्प बैक व्हेल, कश्मीरी मस्क डियर, नीलगिरी ताहर, ये एक टाइप का बारासिंगा जैसा डियर होता है, बंगाल स्लो लॉरिस, इरावाड़ी डॉल्फिन, एशियाटिक डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, गैंजीज रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, पिग्मी हॉग, निकोबार फ्लाइंग फॉक्स। ये सब मैं वो नाम बता रहा हूं जो हाल फिलहाल में न्यूज में थे और ये कितनी बार यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पूरा पीएचडी मत करो, सिर्फ 3 से 4 सेंटेंसेस बेसिक इंफॉर्मेशन उनके बारे में निकाल लो, ठीक है। कौन सा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन से स्टेट में पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, उनका इकोसिस्टम में कुछ खास रोल है क्या, उसको किस चीज़ के लिए शिकार किया जाता है, मारा जाता है, ये सब चीज़, उसका कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस है क्या, ये सब बेसिक बात है, ठीक है। फिर बाद में सांगाई, सांगाई डियर, कश्मीर ग्रे लंगूर, इंडियन ओशन हम्प बैक डॉल्फिन, ग्रीन टर्टल,
सारस क्रेन, ब्राउन बेयर, गौर। जंगली एक टाइप का भैंसा टाइप का होता है, जो आई थिंक बाहुबली में भी आपने देखा होगा, वो उसके साथ फाइट करता है, वो भल्लाल देव। तो वो जंगली बैल जो जैसा टाइप का होता है वो गौर होता है, बहुत ही खतरनाक जानवर होता है ये, ठीक है। 4 हॉर्न्ड एंटेलोप, जिसे आप चौसिंघा भी कहते हैं, यैक, बारासिंगा, क्लाउडेड लेपर्ड, ड्यूगोंग, ये सब के सब यूपीएससी में आ चुके हैं बेटा। स्पर्म वेल, इंडियन राइनोसिरोस, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड आई थिंक अफगानिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। स्लॉथ बेयर, नीलगिरी मार्टेन, ऑलिव रिडली सी टर्टल, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, आप चाहिए तो 2-5 मिनट वापस से रिवाइंड कर लो वीडियो को और वापस से ये सब का नोट्स बना लो। ये सब मेरे लिए मतलब करना बहुत मुश्किल है, यू नो दिस वेरी वेल। आई थिंक ये इतना ही था। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद इट। ओके, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, और कुछ पर्सन इन न्यूज़ टाइप का ऐसा कुछ देख लेंगे। देखते हैं, 1 मिनट। नहीं, आई थिंक इतना ही बहुत है, इतना ही ये था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें हम लोग एनवायरनमेंट के बाद के जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, जैसे कि आई थिंक आईआर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आईआर के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ये वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू।